नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। और अग्निपथ स्कीम में जिस प्रकार से कानपुर में मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने, मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम रखा गया है या प्रोफेशनल मुस्लिम एसोसिएशन नाम रखा गया है, उन्होंने आह्वान किया है, एक छोटी मोटी रैली निकाली, कुछ लोग इकट्ठे हुए, फिर वो सभी मस्जिदों के इमामों मौलानाओं से मिले और मिलने के बाद उन्होंने आह्वान किया कि अग्निपथ स्कीम का विरोध मत कीजिए। आप अग्निपथ को सैटरडे जो 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 फ्राइडे की नमाज होती है, यानी कि जो जुमे की नमाज होती है, उसकी तकरीर जिस समय होती है, हम सब जानते ही हैं कि दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा बवाल कुछ मचाया जाता है तो वो तकरीर से मचाया जाता है, क्योंकि जो इमाम या मौलाना या मस्जिद में जो व्यक्ति उस गद्दी पर बैठता है, शहजादा नसीम जो भी है, वो बैठता है तो वो तकरीर में बताता है कि क्या क्या ऊपर वाले ने उसके लिए दिए और क्या उनके नबी बता गए और उन नबी के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। ये सारी धरती हमारी है, बाकी दुनिया ऐसी है वैसी है और हम ही अकेले हैं, बाकी सब बेकार हैं और हमारा ही शासन आना। ऐसे बहुत सारी बातें चर्चा में आती रहती हैं जो तकरीरों में की जाती हैं। विरोध की बात भी तकरीरों में आती है और यही बात कही जाती है कि तकरीरों में ही झगड़े की बुनियाद रखी जाती है और बाद में प्रदर्शन और ये वो सब होता है। उन लोगों ने, मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने, मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन ने ये इमामों से, मौलानाओं से कहा है कि आप इस तकरीर में अग्निपथ के लिए युवाओं को प्रेरित करें, युवा उसमें जाएंगे, देश की सेवा करें। कहा तो उन्होंने ये है, देश की सेवा करें, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि इस स्कीम के विषय में जो विरोध करने वाले लोग हैं हमारे देश में, वो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट से मतलब वो या बिहार से, बंगाल से, ऐसी स्थान जहाँ पर नॉन बीजेपी शासन है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले लोग हैं, जहाँ योगी जी का विरोध करने वाले लोग हैं, जहाँ पर राष्ट्रवाद की परिभाषा दूसरे शब्दों में कही जाती है, यानी कि ह्यूमन राइट को राष्ट्रवाद से छोड़कर ये कहा जाता है कि व्यक्ति के अधिकार प्रथम, अगर तुम्हारे अधिकार नहीं होंगे तो राष्ट्र का क्या करोगे, इसलिए राष्ट्र टूटे फूटे खत्म हो, तुम्हारे इंडिविजुअल अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाओ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाओ। कहते हैं मैं अराष्ट्रवादी नहीं हूँ, मैं एक न्यूज़पेपर जो कि बहुत इस तरह की बातें करते हैं, वो कानपुर में चंदेश्वर के हाथे की घटना के खबरें लेने आया। मैंने उससे पूछा, वो कहने लगा कि मैं द हिंदू से हूँ। तो हमने कहा कि आप लोग द हिंदू, और वो कम्युनिस्ट मीडिया इकट्ठी आई, स्क्रॉल आया या द हिंदू आया, इंडियन एक्सप्रेस आया, और ये इनमें से अगर एक दो भी आ जाते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, वो सारे ये कम्युनिस्ट मीडिया उसको छाप देती है। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ पर आए हो, आप तो नेगेटिव स्टोरी ढूंढ रहे होगे। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो सच में सच ये करते हैं वो करते हैं। मैंने उससे आगे पूछा कि आप लोग एंटी नेशनल क्यों हैं। बोले मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, वो केरला के रहने वाले थे। बोले मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, अपन एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो हमने कहा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट तो गवर्नमेंट ही बनाती है और इस्टेब्लिशमेंट में तो सरकार बैठती है, इसलिए और जो नेशन का स्ट्रक्चर है उसी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट आता है। तो इस्टेब्लिशमेंट का विरोध करना, नेशन का विरोध करना है, नेशन के स्ट्रक्चर का विरोध करना है, कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध करना है। तो आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट जब कहते हैं तो एंटी नेशनल अपने आप हो जाते हैं, सीधा सीधा बात। बोले नहीं नहीं अपन एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उनका कहना है हम सरकार का विरोध करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, सरकार की व्यवस्था का विरोध करते हैं, देश में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था का विरोध करते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। वैसे ही व्यवस्था बदलना चाहते हैं जैसे कम्युनिस्टों ने चाइना में बदली, वैसी ही व्यवस्था बदलना चाहते हैं जैसे कम्युनिस्टों ने चाइना में बहुत बड़े स्तर पर स्टूडेंटों को रौंद कर सरकार बनाई और करोड़ों लोगों की हत्याएं हुई। क्या वैसे ही बदलना चाहते हैं, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये भीमा कोरेगांव की घटना अपने आप में बोलती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के पकड़ने की घटना अपने आप में बोलती है, जेएनयू में हो रहे ये घटनाओं की घटनाएं अपने आप बोलती हैं। जेएनयू में विरोध या जामिया मिलिया में विरोध, एएमयू में विरोध, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इन सब के विरोध अपने आप में कुछ बताते हैं कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ तक लेकर जाते हैं और कितना लेकर जाते हैं। तो लेकिन मुस्लिम समाज इस पर चुप रहा। वो उसका कारण ये था कि मुस्लिम समाज ज़्यादा, या जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा विश्वास फौज की नौकरियों में नहीं करते, उनको मरने मारने का वहाँ शौक नहीं है, या वो देश की रक्षा, देश को
कितना अपना मानते हैं, किस स्तर पर किस तरह से अपना मानते हैं। दो तरह से देश को अपना मानने की परंपराएं हैं। एक तो ये है कि मेरे देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भी रहता है वो देश की संस्कृति को मानता है, देश के संस्कारों को मानता है, देश के प्राचीन व्यवहार को मानता है, देश के प्राचीन परंपराओं को मानता है। उनके लिए देश की बाउंड्री सुरक्षित रहें, देश में आक्रांता न घुस पाएँ, इसके लिए मैं मरने मारने को तैयार हूँ। तनख्वाह या मदद तो बहुत बात की बात है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले सेना को बहुत थोड़े से पर्क मिलते थे। सेना की नौकरी का मतलब होता था केवल आपके घर का खर्चा उठाना। वाजपेयी जी की सरकार के समय जब कारगिल हुआ तो कारगिल के बाद ये तय हुआ कि नहीं, सरकारों को इतनी मदद मिलनी चाहिए या सरकारों को इस स्तर पर मदद मिलनी चाहिए, सरकारें इस स्तर पर मदद करें कि फ़ौज में रहने वाले व्यक्ति, फ़ौज में जो कैजुअल्टी हुई हैं या फ़ौज की जो सेवाएं देकर आए हैं, अपनी जान को देश के लिए दांव पर लगा कर आए हैं, वो सभी लोग को व्यवस्थाएं दी जाएं, सुविधाएं दी जाए। और अगर ईश्वर न करे कहीं वो वीर गति को प्राप्त हुए तो उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाए। उसके बाद फौज में थोड़े फर्क बढ़ने शुरू हुए, फौज में थोड़ी व्यवस्थाएं बढ़नी शुरू हुई। लेकिन आप याद करिए कि सन 1962 से लेकर 1967 तक लगभग हमने 8 लाख सैनिकों की भर्ती की होगी उस समय। उन भर्ती में उस समय भारत सरकार के पास कितना धन रहा होगा, भारत सरकार के पास कितनी व्यवस्थाएं रही होंगी, लेकिन हम लगभग हर वर्ष 1.5 से 2 लाख भर्तियां कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चल रहा होगा। यानी कि जो देश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा के लिए सामने उतरता है, उसके मस्तिष्क में धन संपदा नहीं होती, वो राष्ट्र गौरव का विषय होता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ काम करने का अवसर मिला। मेरी जान भी, मेरा शरीर भी अगर मेरे देश के लिए कुछ काम आ सकता है तो क्यों ना आए। ऐसे बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। लेकिन अभी जब से वो फर्क बढ़ गए हैं तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ने ये समझाना शुरू किया कि तुम्हारे अधिकार हैं, इसलिए वहाँ जा रहे हो तो धन मिलेगा, और चूंकि धन खूब अच्छा मिलेगा इसलिए ये तुम्हारे राइट ये। अब अग्निवीर लाकर सरकार ने ये करने की व्यवस्था की कि भारत में एक बड़ा ग्रुप तैयार हो जो पत्थरबाजों से मुकाबला कर सके, जो मोहल्ले में बढ़ रहे आतंक से मुकाबला कर सके, जो कि स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उनके प्रति उनसे रक्षा कर सके। सरकारी नौकरियों में बाया अग्निवीर अगर आए, बाया अग्निपथ अगर आए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि पूरी व्यवस्था का सैन्यीकरण, पूरे देश का सैन्यीकरण, ताकि आक्रांताओं को मानने वाले लोग जो भारत में बहुत कुछ गलत करने की सोचते हैं, भारत भूमि को अपनी भूमि इसलिए मानते हैं क्योंकि 800 वर्षों तक उनके आक्रांताओं ने कब्जा किया, उनकी माताओं बहनों के साथ गलत किया, जिसकी वजह से आज वो पीढ़ियाँ जीवित हैं। तो वो अब ये कोशिश, मतलब इसलिए वो देश को अपना मानते हैं, बाकी को काफिर कह लेते हैं, बाकी यहाँ से निकल जाएं या उनका अधिकार नहीं है, ये तो अल्लाह ने मेरे लिए दिया है और हमको ये पृथ्वी पूरी की पूरी अल्लाह ने गिफ्ट की है और इसका उपभोग करने के लिए हमको दिया है। जबकि भारतवंशी, भारत के लोग जो भारत की संस्कृति को मानते हैं, जो आक्रांताओं को अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, जो कि खाड़ी में अपने पूर्वजों को नहीं देखते हैं, इंपोर्टेड देवी देवताओं की आराधना नहीं करते हैं, उनका एक विचार है, उनका विचार बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि भारत भूमि मेरी अपनी भूमि है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत को अपना मानना है और भारत की रक्षा हमको करनी है, पूरी शक्ति से भारत की रक्षा हमको करनी है। ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा काम बनता है। इसके लिए प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो हम करेंगे। दूसरी तरफ मैंने कहा कि भारत भूमि मेरी अपनी है, इसलिए 800 वर्ष तक आक्रांताओं ने शासन किया, अब काफिरों का शासन है, काफिरों के शासन को हटाकर आक्रांताओं का शासन पुनः लाया जाए। ये कवायद सदैव से चलती रही। अब कानपुर में जैसे मैंने कहा कि ये चला तो मुझे ये लगने लगा कि एक जगह पर आपने देखा होगा यूपीएससी जिहाद का एक पूरा एपिसोड कई एक चलाए थे टीवी चैनल्स ने और सुदर्शन टीवी के खिलाफ लोग चले भी गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो व्यवस्था चल रही है इसमें यूपीएससी जिहाद का मतलब है कि उर्दू एक सब्जेक्ट,
इस्लाम के ऊपर एक सब्जेक्ट, और उसकी उर्दू की कॉपी चेक करने वाला कौन? उर्दू जो पढ़ा होगा। उर्दू कौन पढ़ा होगा? वो कॉपी चेक करेगा, उनको 100% नंबर देगा, तो उनके मार्किंग अपने आप बढ़ जाती है। या फिर जो इस्लामिक व्यवस्था है, खाड़ी की व्यवस्था है, या जो उस समय की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लाने वाले लोग, उस व्यवस्था को समझने समझाने वाले लोग, ये कैसे चलेगा, ये बहुत कुछ चलता है। तो फिर इनको कैसे समझाया जाए, इनको कैसे समझा जाए, इनकी व्यवस्थाएं कैसे की जाएं, ये बहुत कुछ इस पर काम करना है, बहुत कुछ समझना है। तो मेरी समझ में जो एक बात सामान्य आई, वो सामान्य बात ये आई कि एक समाज, ये संभव है कि वो देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करता हो, लेकिन उसकी रक्षा करने के पीछे, फौज में जाने के पीछे का विचारधारा क्या, उसके लोगों को तैयारी करना तो कहीं उद्देश्य नहीं है। एक तो उद्देश्य यह है कि हम हमारे क्षेत्र में जो आतंकियों को मानने वाले पत्थरबाज हैं, उनको कैसे निपटें, उनसे कैसे निपटने के लिए पूरे देश का सैन्यीकरण कर दिया जाए। दूसरा ये है कि सैन्यीकरण मेरा भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको भी उधर से अच्छा करना है। क्यों? क्योंकि जब सैन्यीकरण बाकी का हो जाएगा तो हम कहीं पिछड़ जाएंगे और हमें उसमें ज़रूर शामिल होना है। तो यूपीएससी के मामले में जैसा चौहान के जी ने कहा था, और बहुत सारे बहुत बड़े स्तर पर पीएफआई वगैरह की फंडिंग शुरू हुई थी, बहुत सारी संस्थाओं की फंडिंग शुरू हुई थी। ये कह के फंडिंग शुरू हुई थी कि इस पर फंडिंग करके हमारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेड़िए, हमारे लोगों को जुडिशरी में घुसेड़िए, हमारे लोगों को, जो मौलाना आज़ाद जैसे मदरसा छाप था वो बन गया था भारत का एजुकेशन मिनिस्टर, वैसे ही कुछ स्थानों पर फिक्स हो जाए तो फिर पुनः वो शासन लाया जा सकता है जिस शासन का इंतज़ार है। तो एक समाज को तो समझ में आ गया, लेकिन देश का सैन्यीकरण करने का उद्देश्य जो इस अग्निपथ योजना का रहा होगा, वो योजना किसको समझ में आई, किसको समझनी चाहिए और कौन समझ रहा है, ये सब बातें हमारे पूरे देश के यूथ के लिए प्रश्न बन चुका है। सैन्यीकरण इसलिए कि देश की रक्षा हो सके, सैन्यीकरण इसलिए कि देश पर कब्जा हो सके, सैन्यीकरण इसलिए कि मुझे कुछ तनख्वाह मिल जाए, और जॉब इस सेना में भर्ती इसलिए कि हमें कुछ धन मिल जाए। इन ऑप्शंस में से सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता के सेनानी थे और वो लड़ते रहे, उनको कौन सा धन मिलता था, उनको कौन सा पैसा मिलता था जो हमारे लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए। मुगलिया शासन के समय पर, या आदिल शाही शासन के समय पर, या और शासनों के समय पर, अफगानों के शासन के समय पर, जो लोग शिवाजी जैसे लड़ रहे थे, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले से समाज निकलकर मुगलिया शासन के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, उनको कितनी तनख्वाह मिलती होगी, कैसा उनका जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, और वो अपने प्राणों को देने के लिए तैयार घूम रहे थे, और अपने प्राणों को नौछावर भी हमारे लिए कर गए कि देश की संस्कृति बची रहे, देश के संस्कार बचे रहें। और जो आक्रांता भारत पर कब्जा किए बैठे हैं, भारत की संस्कृति को नष्ट करके कहीं खाड़ी की संस्कृति को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उनके खिलाफ वो युद्ध करते रहे और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उनको ध्यान में रखते हुए आज के युवा को, हम सभी को ये विचार करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने जो सैन्यीकरण की व्यवस्था की है, उस सैन्यीकरण में हमें अपना योगदान कैसे देना है, देश कैसे बचाना है, क्योंकि हर जगह सेनाएं नहीं लगाई जा सकती, हर जगह पुलिस नहीं लगाई जा सकती, 24 घंटे आपके साथ पुलिस रखी नहीं जा सकती, और बड़े बड़े अच्छे पुलिस के काफिलों के बीच में भी आप कितने अभयदान लेकर आए हैं, ये भी तय है। मुझे लगता है कि जिसको समझना चाहिए उसको क्यों नहीं समझ में आया, और जिसको समझ में आ रहा है उनका उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन देश को ये बात समझने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।